गुड आफ्टरनून यश, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 10-15 मिनट्स लेट हो चुके हैं। यस बच्चों, वॉइस आ रहा है सभी को क्लियर मेरा? चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया था, और हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखे थे, और साथ में फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा था हमने। यस नो, याद है भैया बच्चों आपको लास्ट क्लास में क्या किया हमने? तो आपको अच्छे से आ गया है फॉर्मल चार्ज निकालना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सही है, करेक्ट स्ट्रक्चर्स हम बता सकते हैं, है ना? क्योंकि लुईस में क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है दैट इज राइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है दैट मीन्स दे आर नॉट राइट, है ना? तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, 26 ने ज्वाइन किया है अभी। तो आज का टॉपिक बता देता हूँ, आज क्या करने वाले हैं हम लोग। चलिए, आज का जो टॉपिक है मेनली, हमने कल लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, या लुईस थ्योरी पढ़ा था, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल के। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थ्योरी। हमने लुईस थ्योरी पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, जिसको ऑक्टेट भी बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। और उसके बाद फिर हम देखेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको देखेंगे। और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को देखेंगे। तो दिस इज अबाउट द टुडे टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक है ना? तो सारे बच्चे ज्वाइन हो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ सारे ज्वाइन हो जाएं, लॉस ना हो किसी का। अभी सबने ज्वाइन कर लिया होगा, आज मेरी वजह से लेट हो गया थोड़ा सा। यस बच्चों, ऑल आर फाइन, वी विल स्टार्ट, करें स्टार्ट हम लोग? यस बच्चों, स्टार्ट करें क्या? और वेट फॉर 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं ना? चलिए, तो लास्ट क्लास का क्लियर है बच्चों? हमने लास्ट क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया था, और फॉर्मल चार्ज निकालना मैंने आपको सिखाया था, है ना? आज हम देखते हैं, हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल में मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, कि बाय एलिमेंट्स फॉर्म द बॉन्ड। एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं? यस, कोई बच्चा बता सकता है? बाय दे आर मेकिंग फॉर्मिंग बॉन्ड। मैंने वहां पे एक रीजन बताया था आपको, वाई एलिमेंट्स आर मेकिंग बॉन्ड, क्यों एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों एटम आपस में कंबाइन होते हैं, क्या रीजन है? यस, बिल्कुल सही है अभिषेक, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, है ना? तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ऑक्टेट रूल के। देखिए, ऑक्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, या कुछ एलिमेंट के में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कुछ एलिमेंट्स में ऑक्टेट से कम है, या किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन है उसके, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसी एलिमेंट में क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, या किसी एलिमेंट में ज्यादा होंगे ऑक्टेट से, या फिर कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके पास क्या होंगे, ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। दिस इज अवर फर्स्ट हेडिंग, एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। हम देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। हम देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, है ना? तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मतलब बच्चों वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वो उनको क्या बोलते हैं हम, हाइपोवैलेंट। इज दैट क्लियर? हाइपोवैलेंट का मीनिंग याद रखना बच्चों, क्योंकि वहां पर आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो यूं नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वो बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपोवैलेंट। तो हाइपोवैलेंट का मीनिंग याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है बच्चों हाइपोवैलेंट का मीनिंग? यस। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों, या कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेचर में फाउंड होते हैं, वो नेचर में फिर भी होते हैं। जैसे LiCl होता है बच्चों, आपको पता होगा LiCl नेचर में एग्जिस्ट करता है। BeH2 होता है, देखा है आपने, है ना? एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। BCl3 भी होता है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी होता है। यस और नो? यस, रिप्लाई मी। हाइपोवैलेंट क्लियर है? हाइपोवैलेंट का मतलब वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको क्या बोला जाता है, हाइपोवैलेंट। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बट वो स्टेबल होते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइप से ये एक्सेप्शन हो जाता है लुईस रॉयल का। लुईस क्या बोलता है कि सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये एलिमेंट्स है, ये कंपाउंड है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। तो इन सम कोवेलेंट कंपाउंड द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स देन इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे मैं अगर लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? यस, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3 होता है ना। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते तो 2 and 1 है ना। तो आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और एक हो गया क्लोरीन का। तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? 2 हो गए है ना। लिथियम के कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए इसको? 8 चाहिए ना। यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने? 2 ही है। तो इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट, और ये स्टेबल होती है और ये एग्जिट करते हैं, ये कंपाउंड भी एग्जिट करते हैं। आपने देखा होगा LiCl भी बनता है, यस और नो? आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो वहां पे देखा होगा LiCl भी बनता है। उसकी बात करी होगी आप लोगों ने लैटिस एनर्जी और उसकी, यस और नो? सो LiCl भी बनता है, BeH2 भी बनता है, बेरिलियम हाइड्राइड भी बनता है, BCl3 भी बनता है। लेकिन इन सब के ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। देखो बेरिलियम का देख लो आप, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताओ बच्चों कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 होता है मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं है ना। तो 2 ये हो गए बेरिलियम के और एक एक हो गया हाइड्रोजन का। तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 4 ही हो रहे हैं है ना। तो इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। ऐसे हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो बोरॉन के पास 3 ये हो गए और 3 क्लोरीन के हो गए, तो भी कितने हो रहे हैं उसके पास? 6 ही हो रहे हैं। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है फर्स्ट एक्सेप्शन कि वो कंपाउंड जिनमें एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो पहला याद रखना हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट नाम जरूर याद रखना बच्चों। हाइपोवैलेंट का मतलब वो जिसमें इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आए हम लोग। अभी वो आएंगे जिनमें के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट से भी ज्यादा है, तो उनको बोलते हैं हाइपर वैलेंट, ठीक है बच्चों। उनको क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट कंपाउंड विथ हैव एक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब जिनके पास 8 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रीच है। और वहां पे वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रीच है, ठीक है। मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है PF5 का लिया है, PF6 का लिया है। तो देखो फॉस्फोरस के कितने होते हैं? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? 15 है ना। फॉस्फोरस का 15 होता है। आउटर मोस्ट कितने आएंगे इसमें? 5 आएंगे आउटर मोस्ट, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 8 5, ठीक है। तो 5 है इसके पास, और उसके अलावा इसने कितने ले लिए? 5 और फ्लोरीन से ले लिए, तो कितने हो गए बच्चों? 10 हो गए इसके पास। तो ऑक्टेट के लिए कितने होने चाहिए? 8, लेकिन इसके पास क्या है? 10 है, ऑक्टेट से भी ज्यादा है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे सल्फर की बात करो बच्चों, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? यस, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन इन द सल्फर आउटर मोस्ट? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो कितने होते हैं? यश, पेपर डिस्कशन में केमिकल बॉन्डिंग का नहीं आया है पोर्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग, ठीक है यश। मेरे पोर्शन में से नहीं आया। जो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वो अगर आता है टेस्ट में तो देन आई विल डिस्कस, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों? सल्फर का देखो बच्चों, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 होते हैं ना। और कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए इसके पास? कितने हो गए इसके पास? 12 हो गए। तो 12 मतलब इसके पास क्या है? ऑक्टेट से ज्यादा है, यस और नो? ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो इसके पास ऑक्टेट से ज्यादा है। तो हाइपर वैलेंट याद रखना, हाइपर वैलेंट या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिनके पास ऑक्टेट तो बड़ा है, ऑक्टेट से भी ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट। सो याद रखना, इन मेनी कंपाउंड्स दे आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम एंड इट इज टर्म्ड एज एक्सटेंडेड ऑक्टेट। उनको एक्सटेंडेड क्यों बोला? क्योंकि एक्स्ट्रा है, उनके पास ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल हो गया PF5 PF6, ठीक है। बेबव फर्स्ट एग्जांपल में कुछ नहीं है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने हैं बच्चा? 5 है। और कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 5 और जुड़े हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप की स्पीशीज को बोलते हैं हम हाइपर वैलेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है। फर्स्ट था आपका हाइपोवैलेंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, ऑक्टेट से भी कम इलेक्ट्रॉन थे। सेकेंड इज हाइपरवैलेंट, जिसके पास क्या है? ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। यस, SF6 है, बिल्कुल सही है, SF6 है कुणाल। सेकेंड इज SF6, और SF6 में आप देखो कितने हो रहे हैं बेटा? 12 हो रहे हैं, जबकि सल्फर ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टेट से भी ज्यादा है, तो इस वजह से ये कैसा होगा? हाइपर वैलेंट कंपाउंड होगा। क्लियर है बच्चों?
Why do this happen, Weber? That's why they are exceptions. ये exception क्यों बोला? लुइस ने क्या बोला था कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, so they are exceptions and they also exist in the nature, और ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल कंपाउंड हैं ये, है ना? That's why we are discussing Weber. अब तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये एक्सेप्शंस है, हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की। ये कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका ऑक्टेट भरा नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है ना? चलिए आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक, जब हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की बॉन्डिंग होगी इसमें, ठीक है? नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन से मतलब समझते हो बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन? ओड मतलब जैसे 3 हो, 1 3 5 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें, तो इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं, या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 1 3 5 हो, मतलब ऑड नंबर हो उसमें, इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो क्या हो, ऑड हो, तो इस टाइप की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये भी एक्सेप्शन होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आप आउटरमोस्ट में कितने होते हैं? यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? इट इज 7 2 एंड 5। कितने हैं? 5 है ना इसके पास, तो ओड है 5 नंबर। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पर। यस, 7 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो इधर, ये 2 हो गए बच्चों, और ये 4 हो गए, है ना? नाइट्रोजन के 2 या 5 देख लो, उसके पूरे 5 बता देता हूँ आपको, ये 1 ये 2 और ये 1, तो 5 हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीजन के भी देखो आप, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 हो रहे हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब विच हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनके पास क्या है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप की स्पीशीज को भी हम बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये भी एक्सेप्शन होता है ऑक्टेट रूल का। क्लियर है? यस बच्चों, क्लियर है आपको? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वो स्पीशीज जिसमें क्या हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, और ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं हो। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखो आप कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, जबकि ऑक्टेट के लिए हमें कितने चाहिए? ऑक्टेट के लिए हमको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना? सेम अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो 2 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 ही हो रहे हैं यहाँ पर। तो इनका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो ये भी एक्सेप्शंस होते हैं लुईस रूल के। इज दैट क्लियर? तो 3 एक्सेप्शन हमने डिस्कस किए। पहला था हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं होता है। हाइपरवैलेंट जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उनको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट। और ओड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास 1 3 5 इस टाइप के ओड इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन के पास 3 हो रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, वो ओड हो गया। तो ओड मतलब 1 3 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनको हम बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा, नोबल गैसेस के बारे में क्या पता है बच्चों आपको? हीलियम, नियॉन, इन नोबल गैसेस के बारे में क्या पता है? आपने 10th तक पढ़ा होगा कि नोबल गैसेस वो होती हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती हैं, स्टेबल होती हैं, इनका ऑक्टेट पूरा भरा होता है, दे आर इनर्ट। यस और नो? 10th तक पढ़ा है ना आपने कि दे आर इनर्ट, इनका ऑक्टेट पूरा भरा होता है, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती हैं। बट जीनोन जो है उसके कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे XgF2 XgOF2, तो इसके बारे में भी लुईस ने कुछ नहीं बताया कि कुछ नोबल गैसेस जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करती है, बट दे आर नॉट सेइंग अबाउट दिस। तो लुईस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो दिस इज आल्सो द एक्सेप्शन ऑफ द लुईस रूल। ठीक है, क्लियर है? आगे चल के हम इसकी ज्योमेट्री वगैरह सब देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा XgF2 XgOF2। हम आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर है बच्चों की कुछ नोबल गैसेस जो होती है वो कंबाइन हो जाती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ और कुछ कंपाउंड फॉर्म करती है। तो लुईस ने ये नहीं बताया कि नोबल गैसेस भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकती हैं, वो भी अपना कंपाउंड बना सकती है, जबकि उनका ऑक्टेट तो भरा होता है ना? तो लुईस ने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट चीज आपने देखा होगा बच्चों, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाए, यहाँ पर भी बने हुए हैं। क्या आपने देखा कि उसने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बात करी हो? यस, लुईस थ्योरी ने कुछ भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बात करी हो? नहीं करी है ना। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसका ऑक्टेट भरा है तो उसका शेप कैसा होगा, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो दिस इज आल्सो द एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। ये लिमिटेशंस में भी आ जाएगा, दिस इज कम इन द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन में भी आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इज दैट क्लियर बच्चों? आपको क्लियर है? 4 एक्सेप्शन है इसके। पहला वो जिसमें हाइपोवैलेंट हो, ठीक है, हाइपोवैलेंट का मतलब याद रखना अच्छे से, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन दे आर
exit in nature and they form the stable compounds, ठीक है। और हाइपरवैलेंट वो जिनका ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है और नेचर में एग्जिट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिनके पास नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, उनका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है, 135 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस टाइप की स्पीशीज भी क्या करती है, उसके बारे में उसने नहीं बताया। नेक्स्ट उसने नोबल गैसेस के बारे में नहीं बताया, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट भरा होता है लेकिन फिर भी वो कंपाउंड फॉर्म क्यों करती हैं, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं आगे बढ़ूं? इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है? रिप्लाई मी यस नो, कुछ तो रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे इसके बाद ऑक्टेट रूल की। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए अभी हम आते हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। अभी इसमें क्या क्या कमी रह गई लुईस थ्योरी में या क्या क्या ड्रॉबैक है वो देखते हैं, क्योंकि देखो बच्चों इसने इनिशिएट लिया था, ट्राई किया था, लेकिन कुछ कमियां रह गई, तो उस कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरी थ्योरी आई है। तो हम देखते हैं क्या क्या कमियां रह गई लुईस थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो थ्योरी रही, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, पहला इसका पॉइंट यही है, पहला पॉइंट यही है इसका कि देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक छोड़ा हुआ है स्लाइड, देखो ये एच एच है बच्चों, एच एच कैसे बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना कैसे बनेगा, जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये शेयरिंग से बना है। ऐसे एफ एफ भी क्या होगा, शेयरिंग से बनेगा, यस या नो? इज दैट क्लियर बच्चों? H2 मॉलिक्यूल भी शेयरिंग से बनेगा, F2 मॉलिक्यूल भी शेयरिंग से बनेगा। इतना क्लियर है बच्चों आपको कि दोनों में क्या होगा, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और हाइड्रोजन और F2 बनेगा। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या बच्चों दोनों की स्ट्रेंथ सेम नहीं होना चाहिए बॉन्ड की? यस बच्चों, रिप्लाई मी। दोनों में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए ना, एच एच बॉन्ड की और एफ एफ बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, उसके बारे में लुईस ने कुछ नहीं बताया। सेम होगी या डिफरेंट होगी उसके बारे में लुईस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको पता होगा बच्चों कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो लुईस ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सेकेंड थिंग, उसने बॉन्ड एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया कि जब बॉन्ड बना है इनके बीच में तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी, उसके बारे में भी उसने नहीं बताया। तो दीज आर द लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन यही है कि लुईस थ्योरी जो है वो बताती नहीं है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, सेम वे से शेयरिंग कर रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो उसके बाद भी इनकी बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस क्यों है, इनकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग क्यों है, या फिर इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों है, तो इसके बारे में लुईस थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन बच्चों आप देखो दोनों शेयरिंग से बन रहे हैं, है ना, दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन इनकी अलग अलग होती है और लुईस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दीज आर द लिमिटेशंस। और एक और लिमिटेशंस थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, इट कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। उसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बताया कि एटम आपस में कंबाइन होते हैं और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, स्टेबल होते हैं, बट उन्होंने मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इज दैट क्लियर बच्चों? So these three are the limitations of the Lewis theory. Is that clear? क्लियर है बच्चों कि दोनों एच एच और एफ एफ दोनों किससे बन रहे हैं, शेयरिंग से बन रहे हैं। जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पे की शेयरिंग हो रही है, दोनों सेम तरीके से बन रहे हैं, दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, और इनकी एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इनकी इसकी आपको पता होगा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है क्या? यस सर नो, नहीं होगी ना बॉन्ड लेंथ सेम, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं होती है और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम नहीं होती है, एंड लुईस डजंट से एनीथिंग अबाउट दिस। दूसरी चीज, उसने शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में भी कुछ नहीं बोला। इज दैट क्लियर बच्चों? दिस थ्री आर द लिमिटेशंस ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। क्लियर है सारे बच्चों को? यस पार्थ, अभिषेक एंड देव, ऑल क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। उसने ये नहीं बताया कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी और क्या उसकी एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज VBT, बैलेंस्ड बॉन्ड थ्योरी। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी। ये आपको सिखाएगी कि किस तरह से दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इज दैट क्लियर बच्चों? जो भी उसके ड्रॉबैक थे वो सारे ड्रॉबैक दूर होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसमें आप सीखोगे कि दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों होती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें सिखाएगी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और फिर उसके बाद इसमें जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर किया हुआ है एक्सप्लेन, पर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लुईस ने क्या करा, बीबीटी ने क्या किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि उसने जो भी एटम्स हैं या जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको एनर्जेटिकली वे में बताया। इज दैट क्लियर बच्चों? किस वे में बताया? एनर्जेटिकली वे में, कि किस तरह से एटम्स आपस में पास आएंगे और किस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, किस तरह से बॉन्ड बनेगा, उसको उसने एनर्जेटिकल वे में बताया। और मैं आपको उसी एनर्जेटिकल वे में बताऊंगा कि किस तरह से दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है और किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो मैं ले रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इससे समझाऊंगा मैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मैं H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं हम। देखो बच्चों H2 मॉलिक्यूल है ना, तो हाइड्रोजन का दोनों बना लेते हैं हम, दो एटम बना लेते हैं, दोनों सेम साइज के होंगे। दिस इज द फर्स्ट वन एटम एंड दिस इज द सेकंड वन एटम। सेम साइज नहीं बनाया आप, सेम का रखना उसको। ठीक है, तो ये दो एटम है बच्चों हाइड्रोजन के। ठीक है, अच्छा बताओ, दो एटम है और हाइड्रोजन के, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ ए से और इसको बी से। ठीक है, ये हाइड्रोजन का वन एटम है, ये दूसरा एटम है, इनको मैंने ए और बी से डिनोट कर दिया। ये हाइड्रोजन का, इसका न्यूक्लियस है दैट इज Na, है ना, इसको मैंने Na करा, और इसका न्यूक्लियस होता है Nb। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में? यस बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन? वन इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही है। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दिया है Ea से, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को बताया Ea और इस इलेक्ट्रॉन को बता दिया Eb। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? आई हैव टेकन द टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और दोनों के न्यूक्लियस है Na, Nb, और दोनों में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है Ea, Eb। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब ये दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो क्या उनके बीच में कुछ भी फोर्सेस लगेंगे? दो एटम बहुत दूर दूर हैं वो एक दूसरे से, तो कुछ भी फोर्सेस नहीं होंगे उनके बीच में, है ना। तो जब ये दो एटम आपस में पास आना शुरू होंगे तो इनके बीच में फोर्सेस स्टार्ट होंगे, और दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कौन से दो टाइप के फोर्सेस? इज दैट क्लियर बच्चों? आपको क्लियर है? मैंने दो हाइड्रोजन के एटम लिए, मैं आपको बता रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन इन एनर्जेटिकली वे। बीबीटी ने किस तरह से बताया कि दो एटम्स के बीच में एनर्जेटिकली वे में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कर रहे हैं हम। मैंने दो लिए हैं हाइड्रोजन एटम, और उनके दोनों के न्यूक्लियस हैं और दो इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही है राया। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दो फोर्सेस काम करेंगे बच्चों। यस बच्चों, बिल्कुल सही है। अभी मैं बताऊंगा देव कौन सा अट्रैक्शन कौन सा रिपल्शन होगा। अभी आपको क्लियर है बच्चों, दो फोर्सेस काम करेंगे, एक रिपल्शन फोर्स होगा और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स होगा। दो एटम्स के बीच में दो फोर्सेस काम करेंगे, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो पहले हम देखते हैं रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स किस किस के बीच में होगा? ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बच्चों बता सकते हो रिपल्शन फोर्स किस किस के बीच में होगा? रिपल्शन फोर्स बता सकते हो किस किस के बीच में होगा? देखो रिपल्शन फोर्स दो होंगे, एक तो होगा इस न्यूक्लियस का, है ना, न्यूक्लियस के इस न्यूक्लियस का, और किसका होगा बच्चों? Na और Nb, इस दोनों न्यूक्लियस का होगा। यस और नो बच्चों? यस, Na एंड Nb दोनों न्यूक्लियस का रिपल्शन और दोनों इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो दो रिपल्शन होंगे, पहला होगा Na एंड Nb के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, और सेकंड जो होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में Ea और Eb के बीच में रिपल्शन होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्लियर है कि रिपल्शन फोर्स दोनों न्यूक्लियस, जब हम इनको पास लाएंगे ना तब हम बात करेंगे रिपल्शन अट्रैक्शन की। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि दो फोर्स काम करेंगे, तो रिपल्शन फोर्स कहाँ वर्क करेगा? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, Na और Nb के बीच में, और Ea और Eb के बीच में। इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? यस बच्चों, रिपल्शन फोर्स क्लियर है। अभी देखते हैं हम अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में काम करेगा? कोई बच्चा बता सकता है? अट्रैक्शन फोर्स, यस बिल्कुल सही है, पहला Na और Ea के बीच में इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होगा अट्रैक्शन, है ना, ये न्यूक्लियस खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन को,
और इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन पे। इज दैट क्लियर? तो पहला तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, Na और Ea का हो जाएगा, और दूसरा अट्रैक्शन क्या होगा, Nb और Eb का। एक और अट्रैक्शन फोर्स होगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तब क्या होगा कि इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में, मतलब दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, और इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा। यश सारा चीज लिखा हुआ है बेटा, ये मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे बनाया हुआ है अच्छे से, ये सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा यश, नो प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर? मैं बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। देखिए इधर बच्चों, एक और अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जब ये दोनों एटम आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इज दैट क्लियर? तो एक और अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, Na और किसके बीच में होगा बच्चों, Ea के बीच में, है ना, सॉरी Na और Eb के बीच में, और एक और काम करेगा किसके बीच में, Nb और Ea के बीच में। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है बच्चों? देखिए ये न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन है। उसके अलावा जब ये दोनों एटम पास आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा अपनी तरफ, और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो दो एक और अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा NaEb और NbEa। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर यहाँ तक? मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो इधर, दो एटम्स हैं, है ना, जब वो बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास आएंगे तो उनके बीच में दो फोर्स काम करेंगे, एक रिपल्शन फोर्स होगा, दूसरा अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स किस किसके बीच में होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काम करेगा न्यूक्लियस का और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पर, न्यूक्लियस का और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन पर, और दूसरा न्यूक्लियस का और दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर, और इस न्यूक्लियस का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये दो तरह के फोर्स काम करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और होती है बच्चों, रिपल्शन फोर्स जो होता है बच्चों, रिपल्शन फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। कैसा फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मैं भी समझाता हूँ आपको। और अट्रैक्शन जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है। रिपल्शन इज द शॉर्ट रेंज फोर्स एंड द अट्रैक्शन इज द लॉन्ग रेंज। मतलब क्या होता है, देखो ये कोई भी एटम्स है ना, ये कोई भी एटम है, तो ये क्या कर सकता है, दूर तक के एटम को अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज तक काम करते हैं, जबकि रिपल्शन फोर्स में क्या होगा कि वो अपने पास वाले एटम्स को ही रिपल कर सकता है। इज दैट क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, जैसे आपका आपकी फैमिली के साथ अट्रैक्शन का है या नहीं, आप कहीं पे भी हो, या आप मान लो कि आपका जो भी सबसे प्रिय है उसको आप याद करते हो कि नहीं करते हो, याद आ जाती है ना कभी उसकी, क्योंकि आपका अट्रैक्शन है उसके साथ। यस या नो बच्चों? मान लो आपका कोई भी फैमिली मेंबर है, या कोई भी आपका फ्रेंड है, या आपका भाई है जो थोड़ा सा आपसे दूर है, लेकिन आपको उसके साथ अट्रैक्शन है, तो कभी ना कभी आपको उसकी याद आ जाती है ना। तो आपको उसके साथ अट्रैक्शन है, तो मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स दूर तक काम कर रहा है। लेकिन लेकिन अगर आपका कोई भी दुश्मन है, तो क्या आप उसको याद करते हो, वो आपसे दूर है, तो क्या आप उसको याद करोगे? यस बच्चों, अगर आपका दुश्मन है, वो दूर है वो आपसे, तो क्या उसको याद करोगे? लेकिन आपके सामने आएगा तो आप उससे लड़ने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अगर वो आपसे दूर है तो क्या याद करोगे क्या उसको? यस और नो, रिप्लाई मी बच्चों। So is that clear? The repulsion forces are the short range and the attraction forces are the long range. Is that clear? ये point भी clear है? ये पॉइंट क्लियर है बच्चों कि शॉर्ट रेंज होता है, रिपल्शन फोर्स अपने पास के एटम तक ही काम करता है, जबकि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, दूर के एटम तक काम करता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि जैसे आपको फैमिली या आपके जो भी सबसे प्रिय व्यक्ति है उसके साथ अट्रैक्शन है, वो आपके पास नहीं भी होगा तो आप उसको याद करोगे, लेकिन अगर आपका कोई दुश्मन है, वो आपसे दूर है, तो आपको याद आएगी क्या उसकी? नहीं आएगी। लेकिन पास में आएगा तो खून खोल जाएगा, लेकिन दूर है तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो याद रखना, रिपल्शन फोर्सेस आर द शॉर्ट रेंज एंड अट्रैक्शन फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज। इज दैट क्लियर यहाँ तक? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है, आपने दोनों एटम जो है वो एक दूसरे से दूर पे हैं, पहले क्या है, वो एक दूसरे से दूर पे हैं। तो इसने बीबीटी ने क्या किया कि उसको एक्सप्लेन किया एक एनर्जेटिक ग्राफ से। उसने ग्राफ प्लॉट किया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और आर के बीच में। आर इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर क्या है बच्चों, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, आप डोंट वरी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है आर, दो एटम के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो उसने ग्राफ प्लॉट किया एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं, कोई भी दो सिस्टम है वो अब एक दूसरे के पास में आते हैं, है ना, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? यस बच्चों,
अगर दो सिस्टम है वो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? क्या होगा, वो आपस में पास में आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। या मैं आपको एटम के टर्म में बताऊं तो दो एटम है वो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, यस या नो? मतलब उनकी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। यू रिमेंबर ना, आपको एक चीज याद होगी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, यस या नो? ये याद है या नहीं बच्चों? एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो जितना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, और जो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि कोई भी दो सिस्टम है अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर वो दूर दूर है तो वो क्या है, अनस्टेबल है, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है ना? तो यहाँ पर देखो दो एलिमेंट हैं, दो एटम है, वो एक दूसरे से दूर दूर है। पहले तो जब वो दूर दूर है, ठीक है, अब वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पास आना शुरू हो रहे हैं बच्चों। तो जैसे जैसे वो पास आएंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ेगी, और उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, पूरा एक साथ करूंगा, पहले आपको सिर्फ समझाता हूं मैं। मान लो दोनों एलिमेंट जो है पहले बहुत दूर दूर है, दोनों एलिमेंट क्या है, बहुत दूर दूर है। तो उस केस में क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो उस केस में उनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इज दैट क्लियर? अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, पास आना शुरू होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में कौन से फोर्स स्टार्ट हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट ही हुआ है ना? तो उनकी एनर्जी क्या होगी बेटा, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, अभी कांस्टेंट रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, कांस्टेंट रहेगी उनकी एनर्जी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो एकदम पास आएंगे, मान लो ये यहाँ तक आ गए, इस डिस्टेंस तक वो पास में आ गए दोनों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, डोमिनेट हो जाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उनके बीच में तो उनकी एनर्जी क्या होगी, यस बच्चों, एनर्जी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, है ना? तो इस टाइप से उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पूरा ग्राफ एक साथ बनाऊंगा, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ तक आने के बाद, एक फिक्स डिस्टेंस तक आने के बाद मान लो उनके बीच में जो है वो स्टॉप हो गए, और यही अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स जब से ज्यादा है तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई बिल्कुल। उसके बाद उनमें रिपल्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आने के बाद बच्चों, यहाँ पर आने के बाद ये पॉइंट समझना, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों फोर्स इक्वल हो गए, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो ये ग्राफ देखिए, देखिए पहले तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पास में आएंगे, है ना, तो उनके बीच में क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक मिनट हाँ। उनकी एनर्जी क्या होगी, एक मिनट ये बन नहीं रहा है, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर धीरे धीरे जब उनमें रिपल्शन फोर्स स्टार्ट होगा तब उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, वापस से बढ़ने लग जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये ग्राफ क्लियर है आपको कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो उनकी एनर्जी जीरो होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आना शुरू होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। मैंने आपको बोला ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन ग्राफ का ये जो पॉइंट है मिनिमा, ये वो पॉइंट है जिसपे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और इससे ज्यादा क्लोज वो एक दूसरे के पास में नहीं आ सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड इन नेचर, रिजिड इन नेचर बताया था, याद है बच्चों? तो ये जो होती है, ये जो होती है मिनिमा, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। ये आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। मतलब यहाँ पे रीजन में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक मिनट हाँ, एक मिनट फिर से करो, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्शन देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, और दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? अभी ग्राफ में पूरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है। एक मिनट हाँ, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये ग्राफ पूरा बनाया हुआ है, इसको और ग्राफ को और क्लियर कर दूंगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स देखो दोनों इक्वल हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब इससे ज्यादा पास वो दोनों एटम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है बच्चों?
क्लियर है सारे बच्चों को कि ये इस ज्यादा इस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये डिस्टेंस है, इससे ज्यादा वो आपस में पास नहीं आ सकते और यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो गए और इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। मैंने आपको बताया भी था कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड है वो एक फिक्स डिस्टेंस है, उससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम फोर्सली करके उनको पास में लाएंगे तो वापस से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी और उनके बीच में कौन सा फोर्स लगने लग जाएगा, रिपल्शन फोर्स लगने जाएगा। तो ये बाकी का जो पोर्शन है ग्राफ का ये शो करता है कि उनके बीच में रिपल्शन होगा और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस से बढ़ने लग जाएगी। सो इज दैट क्लियर? ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था एनर्जी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे दो टर्म्स आपको क्लियर होगी, एक तो आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चलेगा और दूसरा बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपको पता चलेगा। इज दैट क्लियर? पूरा ग्राफ क्लियर है बच्चों कि दो एटम है, समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से। दो एटम है, दोनों जब एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके बीच में कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब वो पास आना शुरू होंगे तो उनके बीच में दो फोर्स लगेंगे, एक रिपल्शन होगा एक अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन फोर्स किस किस के बीच में होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और अट्रैक्शन फोर्स किस में होगा, न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन पर, इस न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन पर, इस न्यूक्लियस का इस एटम के इलेक्ट्रॉन पर और इस न्यूक्लियस का इस एटम के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होता है, इसी वजह से एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। इससे ज्यादा वो पास में नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम जबरदस्ती फिर उनको और पास लाएंगे तो वापस से बॉन्ड एनर्जी, उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और जो सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस बच्चों, क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? और सारी चीजें मैंने ली हुई है बच्चों, आपको कुछ भी उसको समझ लिया है आपने, और मैंने वो सारे पॉइंट्स लिए हुए हैं, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब लिया हुआ है, आपको सिर्फ समझाया मैंने और उसको लिखा हुआ भी है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है कि व्हेन द टू एटम्स जब एक दूसरे के अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं और एक ऐसी डिस्टेंस आती है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, मिनिमम होती है। बच्चों ये पॉइंट जरूर याद रखना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, बहुत मिनिमम होती है, मिनिमा होता है और इस पर क्या होता है, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड लेंथ। और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होगी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। मैंने आपको बताया कि दो एटम के बीच की वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिससे ज्यादा पास वो आपस में नहीं आ सकते, उसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इज दैट क्लियर बच्चों कि बॉन्ड लेंथ इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। दो एटम के बीच की वो डिस्टेंस जिससे ज्यादा वो पास नहीं आ सकते, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और आपने देखा होगा इट आर बॉन्ड लेंथ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखिए बॉन्ड लेंथ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि एट द आर बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ है उस पर क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ आर द इक्वल। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ के अंदर मिनिमा से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, इसको मिनिमा से रिप्रेजेंट किया है। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है आपको पता है बच्चों कि जब वो बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस केस में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बच्चों, यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, यस बच्चों रिप्लाई मी, जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यस और नो? यस और नो मीन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैं ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं? यस बच्चों, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो आपने ग्राफ में देखा उनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। व्हाट टू मिनिमा मीन्स, मिनिमा नहीं समझ में आया तुझे वेबर? मिनिमा का मतलब वो पोजीशन जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है और यहीं पर तो क्या हो रहा है कि उसकी दोनों के अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स जब दोनों इक्वल हो गए तो उसकी एनर्जी सबसे कम है और उसके बाद वापस से एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई है वेबर। सो दैट इज मिनिमा, ये आप पढ़ते हो मैथ्स में, है ना। तो बच्चों इज दैट क्लियर कि जब दो एटम आपस में पास में आ रहे हैं तो याद रखना जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एंड इट इज एक्सोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बच्चों। बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस द एनर्जी एंड इट इज एक्सोथर्मिक। और जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है आपको तो आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों कि व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म द एनर्जी इज रिलीज, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको एनर्जी को देना पड़ेगा। ये दो पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि when the bond is formed energy is released and when the bond is break energy is required। तो इस हिसाब से एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल, अगर हम वन मोल की बात कर लें तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर पार्ट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एनर्जी।
यस, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी रिया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। जीरो कहाँ होगी, यहाँ देखो ना बच्चा, जीरो तब होगी जब वो दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर होंगे। आपको समझ में आया? जब दोनों एटम एक दूसरे से दूर दूर है, उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा कि उनके बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो गए हैं, तो बॉन्ड जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, क्लियर है, जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी। तो इज दैट क्लियर बच्चों? एनर्जी क्लियर है आपको कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड इज बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास दो डेफिनेशन आ गई, एक तो बॉन्ड लेंथ आ गई। बॉन्ड लेंथ का मतलब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिससे ज्यादा एटम आपस में पास में नहीं आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कि व्हेन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एनर्जी। जितने भी वन मोल ऑफ बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये दो पॉइंट याद रखना आप कि बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है? यस, क्लियर है या नहीं? यस, नो, रिप्लाई मी। वीबीटी इज क्लियर विद द एनर्जेटिकल प्रोपर्टीशन। उसने एनर्जी के प्रोटेशन से बताया कि किस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। और नहीं भी हो तो आप नोट्स में देखना एक बार, सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको रिवाइज जरूर करना एक बार आप, है ना। मिनिमा याद रखना, मिनिमा पे क्या होता है, पोटेंशियल दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं और एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी वो। ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ आपको बता दिया है, दो एटम्स के बीच की वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिससे ज्यादा वो आपस में पास नहीं आ सकते हैं। और जब बॉन्ड लेंथ पे क्या होगा, हमेशा याद रखना, बॉन्ड लेंथ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। और बॉन्ड एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एक फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड की, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? मैं आगे बढ़ूं? वीबीटी क्लियर है? अभी आपको आगे चल के बच्चों ये भी पता चलेगा कि किस तरह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, आगे चल के क्या पता चलेगा कि बॉन्ड किस तरह से बनता है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, वो हम ओवरलैपिंग से सीखेंगे। आपको दो टॉपिक आएंगे आगे चल के, एक आएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपको ये बताएगा बच्चों कि किस तरह से बॉन्ड बनता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। और आगे चल के एक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वो आपको बताएगा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो आगे के दोनों टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, बस ओवरलैपिंग को थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इज दैट क्लियर? आज हम लोगों ने लुईस स्टोरी के एक्सेप्शन देखे, लिमिटेशन देखा, देन हमने बीबीटी को स्टार्ट किया, है ना। बीबीटी से हमने देखा कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू मैं आगे? यस बच्चों, पाथ में आई मूव? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों ओवरलैपिंग क्या होती है, कुछ आइडिया किसी को? एनी आइडिया अबाउट ओवरलैपिंग? मैं बताऊं उससे पहले कुछ भी, जनरली कुछ भी आइडिया हो? ओवरलैपिंग नाम से क्या लग रहा है, ओवरलैपिंग? आप आपके दोनों हाथ को ओवरलैप करो, पता होती है ओवरलैपिंग का मतलब क्या आता है? वन ओवर द अदर, बिल्कुल सही लिखा है अभिषेक, एक के ऊपर दूसरा, वन ओवर द अदर, दैट इज ओवरलैपिंग। तो इस तरह से क्या होगा, हम सीखेंगे कि ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होते हैं और किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, और जब कैसे ओवरलैप होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, और किस तरह कितने तरीके हैं उनके ओवरलैपिंग के, वो हम सीखेंगे। बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है इसमें, है ना। ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, या जो भी ऑर्बिटल्स की लूप्स हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। बच्चों आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है क्या? 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है क्या आपका? यस बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका हो चुका है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हो चुका है क्या? नहीं हुआ है ना? तो मुझे याद था नहीं हुआ है, तो इसलिए जब मैं आपको ओवरलैपिंग सिखाऊंगा बच्चों, तो उससे पहले मैं आपको ऑर्बिटल के शेप भी बताऊंगा कि किस ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो। तो अभी वो नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, वो हम कल करेंगे। आज हम सिर्फ सीखेंगे कि व्हाट इज ओवरलैपिंग, होता क्या है ना, और कैसे होती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का मतलब आपने जो बताया एक दूसरे के ऊपर, है ना, कवर करना, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पेनिट्रेशन बोल सकते हैं या इंटर मिक्सिंग बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हो, एक दूसरे के ऊपर पेनिट्रेशन या फिर एक दूसरे में मिक्सिंग। तो पेनिट्रेशन और इंटर मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स
यस वैभव, ये सारे शेप होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल सारे शेप बताऊंगा, उसके बाद ही आपको ओवरलैपिंग अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो इसलिए मुझे शेप भी बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आप वहां पे डिटेल्स में पढ़ोगे, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शेप बता दूंगा कैसे क्या शेप होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ओवरलैपिंग का डेफिनेशन होता है पेनिट्रेशन और इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या आप बोल सकते हो लूप्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर। मतलब दो ऑर्बिटल्स की लूप जब एक दूसरे में मिक्स होती है ना, पेनिट्रेशन होता है। यस बात, वो सारे शेप हम नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे, कल आप बताना कौन सा शेप किसका होता है, ठीक है। अभी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की डेफिनेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों कि जब दो ऑर्बिटल्स या दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे या एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर बच्चों कि द पेनिट्रेशन और इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लूप्स ऑफ टू ऑर्बिटल with each other is called overlapping. Is that clear? Yes बच्चों, क्लियर है? क्लियर है आपको कि दो ऑर्बिटल्स का पेनिट्रेशन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं अभी कि जब दो ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑक्यूज बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लिया है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल से समझ लो आप। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये P3 होते हैं, P3 होते हैं, ये आपको कल मैं बता दूंगा। P3 ऑर्बिटल्स होते हैं, P के 3 होते हैं, PX, PY और PZ, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर कितना है, 1 है इसके पास, है ना। एक फ्लोरीन के पास 1 होगा और ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन के पास क्या होगा, 1 होगा। इज दैट क्लियर? एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों का आपस में पेनिट्रेशन होगा या दोनों की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, तो देखो इस टाइप से होगी। जब भी इनका पेनिट्रेशन होगा या इंटरमिक्सिंग होगी, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर बच्चों कि when the penetration or intermixing of electron cloud or loops of two orbitals into each other, so that is called intermixing or overlapping. Is that clear? Clear है बच्चों? सिर्फ आपको मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ, कुछ नहीं और क्लियर कर रहा हूँ कि जब दो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब आपस में इंटरमिक्स होंगे या उनका जब पेनिट्रेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर? के penetration or intermixing of electron clouds or loops of two orbitals into each other, that is called overlapping. And the formation of covalent bond का जो भी formation होगा वो overlapping of two orbitals से होगा having unpaired electron। क्या क्या condition होनी चाहिए, देखो बच्चों। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या ओवरलैपिंग होगी तो उन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो यहाँ पर फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब समझते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्लोरीन के पास भी एक सिंगल है और इस फ्लोरीन के पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इनकी ओवरलैपिंग होगी। क्या बात ये जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए? यस बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये जरूरी है कि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए? यस और नो बच्चों, रिप्लाई मी। क्या ये जरूरी है कि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तभी ओवरलैपिंग होगी? बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो और एक ऑर्बिटल खाली हो, तो भी उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है ना। तो सेकंड कंडीशन यही है कि ओवरलैपिंग कैन आल्सो ऑक्यूर बिटवीन वैकेंट एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड। उसके इसमें कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, डेटिव बॉन्ड्स बन जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और एक ऑर्बिटल क्या है आपका, खाली है, और उनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड बन जाएगा, या जिसको हम क्या कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, एक और नाम क्या है? इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो सिर्फ आज मैं आपको ओवरलैपिंग सिर्फ डेफिनेशन ही बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ओवरलैपिंग का डेफिनेशन क्लियर है कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में पेनिट्रेट करेंगे या उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लूप्स आपस में मिक्स होगी, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ऑर्बिटल्स में या तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर क्या हो, एक ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन हो और एक ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड्स। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इस केस में, और यहाँ पर कौन सा बन रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है। इज दैट क्लियर? आज का सेशन क्लियर है? अभी 2 क्वेश्चन हैं, सिर्फ वो करेंगे हम। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को?
यस बच्चों, मैं ओवरलैपिंग आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ओवरलैपिंग और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो कल मैं पहले आपको शेप बताऊंगा, उसके बाद हम ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? ओवरलैपिंग का डेफिनेशन क्लियर है कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में पेनिट्रेट करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तो जो नए ऑर्बिटल जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को ओवरलैपिंग। और इससे कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। अगर दोनों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी वो ओवरलैप कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वैकेंट है तो भी वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अभी हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन। आपको बताना है इसमें से किस में ऑक्टेट रूल फॉलोड नहीं होता है। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन। यस, यस बच्चों, आंसर सेंड करो। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा? आप वेदांत, आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना वेदांत, नो प्रॉब्लम, शाम को आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, है ना? और डाउट हो तो फिर बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इज दैट क्लियर वेदांत? है ना? रिकॉर्डेड वीडियो देखना, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, और फिर आप में से क्या करना, बाद में व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना अगर कुछ डाउट रहता है तो। ठीक है, चलिए अभी इसका आंसर करो बच्चों। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है बच्चों? यस वैभव, ठीक है, वैभव का आंसर आ गया है, जयेश का आ गया है और कुणाल का आ गया, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, देवेश का भी आ गया है। ओके, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, आपको बताना है किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। देव का आंसर भी आ गया है। ओके, बाकी बच्चे, तन्मय का आंसर भी आ गया। सारे बच्चे आंसर करो फिर मैं बताऊंगा। एटलीस्ट ट्राई करो बच्चों, गलत होगा कोई बात नहीं, बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया हुआ है। ऑक्टेट रूल के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसका ऑक्टेट भरा होना चाहिए। तो आप देखो इसमें से किसका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है, वही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। यस बच्चों, बाकी बच्चे भेजो आंसर फिर बताता हूँ मैं। पाथ सेंड योर आंसर, पाथ का आंसर नहीं आया है मेरे पास, वैभव का आंसर नहीं आया है। ओके, वैभव का आ गया है, पाथ का आंसर नहीं आया है। यस पाथ सेंड द आंसर। पाथ, फिर से दिमाग लगा, गलत है तेरा आंसर। बेटा किसमें ऑक्टेट नहीं भरा है? सो इजी, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन। आप देखो, सबको एलिमेंट के, आपको एटॉमिक नंबर सबके पता है। देखो यहाँ पर सोडियम का 11 होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। सोडियम का कितना होता है? 281 होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, तो उसका ऑक्टेट क्या हो गया? भरा हुआ है ना? अभिषेक आंसर सही नहीं है ना? तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? भरा हुआ है। आपको बताना है नॉट फॉलोड, है ना? और कैल्शियम का कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर? यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम बच्चों? देव, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इट्स 20, है ना? तो 20 का कितना होता है? 2882, है ना? और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया? भरा हुआ हो गया। इसका ऑक्टेट भी भरा है। पोटेशियम का देखते हैं हम, 19 होता है, तो 288 कितना होगा? 1, है ना? और एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज किया है, के प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसका ऑक्टेट भी क्या है? भरा है। जब इन तीनों का ऑक्टेट भरा हुआ है तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। टाइटेनियम का कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम? स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है इसका, है ना? तो 22 है, तो इसमें देख लो 288, और यहाँ पर कितना होना चाहिए इसका? ठीक है, कितने होने चाहिए? 3, इसके पास 3 इसने लूज किए हैं उसमें से, है ना? 22 में से 3 लूज किए हैं, तो 19 है इसके पास। तो 19 के लिए कितना होगा? 2881 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है। तो द राइट आंसर इज Ti3+। इज दैट क्लियर बच्चों? टाइटेनियम 3+ जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत ईजी था, आपको सिंपली वे में देखना था। इज दैट क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर है पाथ? नाउ इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट? आपको बताना है इसमें से इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है। ये मैंने आज ही पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और बच्चों ये कौन सी स्पीशीज होगी अगर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो? यस देव, कौन सी स्पीशीज होगी? हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट? कौन सी होगी ये? हाइपोवैलेंट और हाइपोवैलेंट? हाइपो होगा, है ना? हाइपो है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से आंसर बता दो कौन सा होगा इसमें से। यस बच्चों, आंसर बता दो कौन सा होगा। अभी आंसर बताने की बारी है, कौन सा होगा इसमें से? ओके कुणाल, ठीक है।
रिया ठीक है। देवेश चेक योर आंसर, एक बार चेक करो बेटा देवेश। जयेश चेक योर आंसर। जिन बच्चों को बोल रहा हूँ वो चेक कर लो अपना आंसर एक बार। चलिए बाकी बच्चे, वीना सही है। वेदांत ओके, वीना मतलब वेदांत ओके, वेदांत इट इज राइट बेटा। नो वेदांत इज नॉट राइट, वेदांत सही नहीं है, सॉरी। बच्चों देख लो ना आप किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बहुत इजी है ये, देखो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो होगा। अभिषेक ठीक है आपका आंसर। देव आपका आंसर नहीं आया अभी, देव पात इन लोगों का आंसर नहीं आया मेरे पास। बच्चों इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो, सारे बच्चे आंसर्स करा करो, भले ही गलत हो पर आंसर जरूर करा करो। देव ठीक है आपका आंसर। आज ही पढ़ाया है बच्चों हाइपोवेलेंटा का, ध्यान दिया हो तो आपने। देखिए यहाँ पर सबका देखते हैं हम, पहले BCl3 का देख लो। बोरॉन के पास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है ना। कितने होते हैं आउटरमोस्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है, 3 होते हैं इसके पास। और क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं बच्चों, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन ये जुड़ गया, एक क्लोरीन ये जुड़ गया, और एक क्लोरीन ये जुड़ गया, और इसके तीनों हो गए है ना। तो कितने हो रहे हैं इसके पास, कितने हो रहे हैं बच्चों, 6 ही हो रहे हैं है ना। तो इसके पास ऑक्टेट है क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये होगा ऐसे। CCl4 में देखो इसमें 4 हो जाएंगे पूरे, CCl4 पूरा कंप्लीट है, 8 है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा भरा हुआ है। PCl3 के पास कितने होंगे बच्चों, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं है ना। तो 1 2 3 4 5, 6 तो ये हो गए, और 2 इसके बचे हुए हैं, तो इसका ऑक्टेट भी भरा हुआ है। NH4 प्लस का ऑक्टेट भी भरा है पूरा। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं है ना। आउटर मोस्ट में 5 होते हैं और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, देखिए। तो ये इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया, एक उसने लूज कर दिया है ना। तो राइट आंसर इज BCl3। इज दैट क्लियर बच्चों, राइट आंसर कौन सा होगा, BCl3 होगा, इसका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है। एंड दिस इज द हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट मतलब इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। तो याद रखना बच्चों, जो हाइपोवेलेंट होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। और जो हाइपर वैलेंट होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इज दैट क्लियर, टुडे का सेशन क्लियर है। मैं एक बार सारा रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में है ना, फिर हम सेशन बाइंड अप करते हैं। तो देखिए आज हमने सबसे पहले एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल देखा था। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में मैंने आपको बताया कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास ऑक्टेट से भी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका ऑक्टेट भरा हुआ नहीं होता है पर वो स्टेबल होते हैं। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम हाइपोवैलेंट बोलते हैं, इन सब का ऑक्टेट भरा हुआ नहीं है। उसके बाद आता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड, जिनके पास क्या है, ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। उसके बाद वो स्पीशीज, वो मॉलिक्यूल जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन होता है, उनका ऑक्टेट भरा नहीं है पर उनके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, 135 है ना। और उसके अलावा ये कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, लुईस ऑक्टेट रूल कुछ नहीं बताता है कि नोबल गैसेस क्यों कंपाउंड फॉर्म करती हैं जबकि उनका ऑक्टेट तो भरा होता है ना। नेक्स्ट हमने इसकी लिमिटेशन डिस्कस करी थी। लिमिटेशंस ये थी कि HH एंड FF दोनों शेयरिंग से बन रहे, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसने कुछ भी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट उसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद हमने BBT को देखा एनर्जेटिकल वे में कि किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हमेशा याद रखना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है, इट इज एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये इंडोथर्मिक होता है। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग देखा कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इंट्रैक्शन और पेनिट्रेशन या इंटरमिक्सिंग होती है दो ऑर्बिटल्स की, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में भी हो सकती है, या फिर एक ऑर्बिटल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वैकेंट है तो उनके बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। और उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस किए। इज दैट क्लियर बच्चों, आज का सेशन क्लियर है सारे बच्चों को? यस बच्चों क्लियर है आज का सेशन, बाइंड अप करें हम लोग। यस बच्चों, इज दैट क्लियर? यस नो रिप्लाई मी, क्लियर है? चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।